और कैसे हैं आप सब। एरावत परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम उधर से चले आ रहे थे तो एक मेरा दोस्त था, वो बड़ा उदास था। मैंने पूछा कि अरे भाई, मतलब क्या बात हो गई, ऐसी क्या उदासी आ गई। कुछ नहीं यार, मम्मी पापा का झगड़ा हुआ है। मैंने बोला यार, ये तो सबके घर की बात है, नया क्या है ये बताओ। बोला कि नहीं, बस बात हुई, पापा अपना गुस्सा जो है मेरे पे ट्रांसफ़र कर दिए। मैंने बोला अच्छा, क्या बात हो गई। उनके पिताजी जो है एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। उनके पास घर में कम से कम 8-10 गाड़ियां हैं, अच्छा खासा सोना है, सारी चीज़ें हैं। मैं किसी का सारा चीज़ बता नहीं रहा, पर हाँ है, ठीक ठाक है। उनकी माँ का एक शिकायत है कि आपने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है। मुझे बहुत जोर की हंसी आई और मुझे लगा कि यार ये चीज़ तो मैंने भी सुना है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये हर घर के किस्सा है। आप मतलब मुझे लगता है कि ये एक प्यार जताने का एक तरीका है कि हाँ ठीक है, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इसका ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपकी वाइफ या आपकी महिला मित्र आपके साथ ऐसे संवाद करे तो थोड़ा सा मासिक धर्म को ध्यान रखिएगा। उनका क्या है ना कि जब भी वो उस फेज में आती है पीरियड से कुछ दिन पहले, तो उनके लिए हम लोग किल्विस हो जाते हैं, तमराज किल्विस। और उनका एक वाक्य बड़ा दिमाग में आता है कि पता नहीं मैं शक्तिमान की तरह घूम घूम के एक झाप मार दूं, ये आदमी ने मेरी ज़िंदगी खराब कर रखी है। और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है, हम उन्हें बड़े क्यूट लगने लगते हैं। तो उनका प्यार मतलब समुद्र के पानी से भी ज़्यादा होता है, वो अनलिमिटेड बोल सकते हैं। तो उस चीज़ का ज़्यादा तनाव मत लिया कीजिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। अगर कभी ऐसा कोई कंप्लेन कर रहा हो तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि शायद उसे आपकी प्यार की ज़रूरत हो या कुछ ऐसी नीड हो। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं मध्य पाषाण काल का। हमने प्रागैतिहासिक काल के 3 खंड पढ़े थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण काल के 3 खंड जो हुए थे, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो पूरा पाषाण तो हमने खत्म कर दिया था। तो प्रागैतिहासिक काल के जो 3 खंड है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो मध्य पाषाण पे होगा। अब मध्य पाषाण में क्या है, हम लोग एक चीज देखें, 3 जो कालखंड हुए, ये 3 कालखंड में कैसे जीवन शैली उनकी बदली, कैसे आविष्कार हुए, कैसे उन्होंने कला की खोज की, कैसे वो धीरे धीरे पेड़ से चलना शुरू हुए, पेड़ से जमीन पे आए, जमीन से फिर धीरे धीरे उनका विकास क्रम आगे बढ़ा, फिर बंजारा से लेके अस्थायी जीवन से छोटी मोटी कहीं झोपड़ियों के साथ रहे, जो कहीं कहीं साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने स्थिर जीवन व्यतीत करना शुरू किया। पहले कंदमूल फल खाए, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पशुपालन किए, पशुपालन के दौरान बहुत कृषि भी किए, और अंततः आप नवपाषाण काल में जब जाओगे तो देखोगे कि कृषि का एक अच्छा विकास हो चुका है, पहिए की खोज हो चुकी है, आग पर समूचा कंट्रोल है। वो कैसे हर चीज को, अपने समय को, अपने जीवन शैली को एक बेहतर रूप दे पा रहे हैं। और फिर हम जब ये देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर बनाए जाते थे, मार दिया माथा पटका गया, ठीक है, शिकार ऐसे होता था। लेकिन पूरा पाषाण काल में छोटे पत्थर बनाए गए, और उसके बाद इतनी ज्ञान, इतनी बुद्धि आ गई थी कि वो मछलियों का शिकार करने लगे थे, पेड़ पे बैठे चिड़िया का शिकार करने लगे थे,
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसी मध्य पाषाण काल के दौरान प्रक्षेपास्त्र तकनीक यानी तीर धनुष का विकास हुआ। ठीक है, फिर यही क्रम, यही सिलसिला जब आगे बढ़ा नवपाषाण काल तक, तो नवपाषाण काल के दौरान और मतलब सामाजिक जीवन का जो विकास हुआ उसमें नुकीले पत्थर बनाए जाने लगे। ठीक है, क्या बनाए जाने लगे? नुकीले पत्थर। पूरा पाषाण में बड़े पत्थर होते थे, मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थर हुए और मतलब टेढ़ा मेढ़ा बोल सकते हैं, और नवपाषाण काल के दौरान नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करने लगा और बहुत सारे शस्त्र वगैरह भी उसके बाद धीरे धीरे क्रमिक विकास के दौरान, आप आगे जब पढ़ोगे तो हड़प्पा काल के दौरान धातुओं का इस्तेमाल होना शुरू हुआ और आगे चीजें हुई। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें है कि एक जगह मैंने पढ़ा और मैं बड़ा जोर से हंसा। क्या था कि मनुष्य के कब्र में उनके पालतू कुत्ते को भी दफन कर दिया जाता था। मैंने बोला अरे अच्छा ऐसा है क्या, बहुत बढ़िया। एक बार हम एक आंटी के यहाँ एक होटल में खाना खा रहे थे, तो मैंने आंटी को पूछा, उनके पास में कुत्ता था, तो मैंने पूछा आंटी ये कुत्ता कौन सी ब्रीड का है? हाँ, बड़ा गुस्सा हो गई, मेरे से बात ही नहीं करने लगी। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल ये बताओ आंटी गुस्सा क्यों हो गई? बोले अरे तुमने उसके कुत्ते को कुत्ता बोल दिया। मैंने बोला अरे ये क्या बात हुई, कुत्ते को कुत्ता ना बोलूं तो क्या बोलूं? बोला नहीं नहीं उसका नाम है जिमी। हम बोले जिमी, जिमी सरगिल? बोला नहीं नहीं जिमी जिमी। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। मुझे लगा अच्छा ठीक है भाई, मैंने ऐसी टाइप में माथा खुजलाया और वहाँ से निकल गया। अगली बार से मैं इतिहास के कुछ इतिहासकारों का नाम याद रखूं या ना रखूं, उसका जिमी नाम तो पक्का याद रखा था। और जब मैं ये टॉपिक पढ़ाने के लिए दोबारा रिवीजन किया तो मुझे फिर से वही इंसिडेंट याद आ गया। ठीक है, तो दोबारा किसी कुत्ते को देखिए तो उससे पहले उसका नाम पूछिए कि हेलो इसका नाम क्या है, ये क्या खाता है, कौन क्या पढ़ता है, ये सारी चीज़ें पूछिए उससे। ठीक है, लेकिन कभी किसी कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलना है। इंसान को कुत्ता बोल सकते हैं, जनरली आम बोलचाल की भाषा में अपने दोस्तों को कुत्ता बुलाया जाता है, ये आम बोलचाल की भाषा है, और वो जो सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक, ये सिर्फ बातें करने के लिए है, लेकिन हाँ कुछ लोग थोड़ा सा, अब क्या है कि इस इंसिडेंट को जैसे इसका क्या होता होगा, इसके पीछे का तर्क क्या होता होगा, तो इतिहासकारों का मानना ये हुआ कि इन्हें पारलौकिक जीवन पर बहुत आस्था थी। पारलौकिक जीवन आने मरने के बाद के जीवन पर बहुत ही भरोसा था, आस्था था। तो उन्हें लगता था कि अरे ये तो मेरा फेवरेट है, जब हम मरेंगे तो मरने के बाद भी जीवन है, तो यानी कि ले चलते साथ में। तो साथी में ये तो खुद मरा, उसको जिंदा दफना दिया। ठीक है, कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जहां पे उनके जो सबसे निकटतम सेवक या दोस्त होते थे उनको भी निपटा दिया जाता था। तो कभी कभी कोई मरा तो जब सब यात्रा निकली, लोग गए, तो अंत टाइम में जो चतुर होते थे वो क्या किए, निकल लिए। अरे वो कहाँ है, फलाना कहाँ है, वो कहाँ, वो यही था, यही पता नहीं कहाँ चला गया, वो निकल लिया। क्योंकि उसे पता है कि अभी निपट जाएंगे। जब हम लोग मध्यकाल पढ़ेंगे तो उसमें एक शासक हुए चंगेज खां, बहुत ही क्रूर, अधर्मी और अत्याचारी था, बहुत ही अत्याचारी। वो कब्रों की मीनार खड़ा करता था, सॉरी सर की, कब्र नहीं, सर की मीनार खड़ा करता था, वो सर की मीनार खड़ा करता था। हाँ, और फिर उसके बाद अपने पूरे बटालियन के साथ में देखने जाता था और बोलता था अरे फलाने यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है। हाँ तो टेढ़ा मेढ़ा है, जो उसके साथ में गया उसी का सर काटा और वहाँ पे जाकर सजा दिया। तो उसके साथ निरीक्षण में भी जाने में लोग डरते थे
ये अवस्था थी, मतलब इतना क्रूर और इतना अत्याचारी वो इतना अत्याचारी था कि पहाड़ पर ऊंचाई में ले जाके, मतलब हाथी को वहां पे ले जाया जाता था और नीचे बैठ के वो चेयर पर मस्त बैठा रहता था और वहां से हाथियों को फेंक दिया जाता था। जब हाथी नीचे पटकाते और चिंघाड़ते दर्द से मरने से पहले, तो वो दर्द उनको उसको उसको सुन के बड़ा मजा आता था। इतने इतने इतना ज्यादा क्रूर था वो। तो खैर वो तो जब हम लोग मध्यकाल पढ़ेंगे तो मध्यकाल के दौरान ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, मंगोल आक्रमण वगैरह। लेकिन अभी तो आज का सबसे बड़ा लेसन क्या है आपके लिए? मध्यपाषाण और नवपाषाण काल से भी बड़ा सबक क्या है? एक माँ बाप के झगड़े को, या आपके सहकर्मी जो हैं, या आपके कुछ दोस्त और वो जो कमिटेड है किसी के साथ में, उनके झगड़ों को ज़्यादा सीरियस मत लिया कीजिए, ठीक है, थोड़ा बिंदास रहा कीजिए। और दूसरा, अगर किसी का पालतू जानवर है तो पहले उसका नाम पूछिए, है ना। चलिए, क्लास का बहुत ही मज़ेदार तरीके से जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा और हर मटेरियल को आपके तहत आपके यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मेरा एक स्टाफ है, स्टाफ छोड़िए, स्टाफ कहेंगे तो फिर वो बुरा मान जाएंगे, मेरे कज़न, मैंने बोला कि कंटेंट टीम में तुम हो, ज़रा इसे देख लो, बना लो। कहते हैं सैलरी बढ़ाओगे तब देखते हैं। कज़न ने बोल भी नहीं सकते ज़्यादा, ठीक है भाई। उसका कमेंट पक्का जरूर आएगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो बिंदास होइए और क्लास शुरू करते हैं। मध्य पाषाण काल। तो हमने प्राचीन भारत के जो इतिहास थे, प्राचीन भारत के इतिहास के जो कालखंड थे, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीन था। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग इसके जो तीन भाग थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल का हमने सारा कुछ, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, ये तो पढ़ लिया था, है ना। इस आदि ऐतिहासिक काल में प्रोटो हिस्टोरिकल एज जो होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता और ताम्र पाषाण काल, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो अब आज का जो है ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग फिर हड़प्पा सभ्यता पे पहुंचेंगे। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा इस काल के दौरान है, जहाँ पे इस काल के दौरान क्या हुआ कि पहले तो घुमंतु जीवन था, घुमंतु जीवन के बाद में लोग स्थिर होना शुरू हुए और धीरे धीरे फिर वो यहाँ का जो कर्म आप देखोगे तो यहाँ हो गया कि छोटे छोटे कस्बों का, यानी कस्बों गांवों का छोटे विकास होना शुरू हो गया। और फिर कर्मणानुसार ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, आप जब आदि ऐतिहासिक काल पढ़ोगे, यानी कि ये टाइम पीरियड जब आप पढ़ोगे 3000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच, तो वहां देखोगे कि यही छोटे छोटे जो कस्बे थे वो आगे चल के यहां पे नगरों का उदय हो गया, ठीक है। अब यहां पे नगरों का उदय हो गया, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल की बातें होने लगी, यहां पे क्या है, विलेज लेवल की बातें हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें, या किसी का कोई सवाल जवाब अगर हो तो आप अपने टेलीग्राम चैनल या तो फिर एरावत द माइटी पे, और या तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो
मुख्यतः जो पूछा जाता है कि फलाने जगह की खोज किसने की, जैसे मान लीजिए कि आप कोई जगह है तो उसकी खोज किसने की, या तो मध्य पाषाण काल से के कौन से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे कि भीमबेटका, या तो फिर कुरनूल की गुफाएं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कैसे औजार होते थे, कुछ औजारों के नाम, ये सारा कुछ आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। जो बेसिक चीजें जो कभी भी एग्जाम में आ जाता है, किसी भी एग्जाम में, उसके लिए यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो पहला है क्या, बागोर। पहला क्या है, बागोर। मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हुए वो कौन से थे, ये 10 प्रमुख स्थल है। पहला है बागोर, ये कहाँ है, राजस्थान में, भीलवाड़ा जिले में है। भारत का सबसे बड़ा मेसोलिथिक साइट माना जाता है। मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, साइट माना जाता है, ठीक है। यहां पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। कहां पे, राजस्थान के बागोर जिले में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। कब का, मध्य पाषाण काल के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक, ठीक है। दूसरा है लंगनाच। लंगनाच कहां पे है भाई, गुजरात। लंगनाच कहां पे, गुजरात में। यहां से मानव कंकाल, यहां से क्या मिले हैं, मानव कंकाल, यहां से मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। यहां पे शिकार और भोजन के भी प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं, शिकार और भोजन के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो है सराय नाहर राय। ये कहां है, ये है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में, सराय नाहर राय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये सवाल पूछते हैं, रेलवे, एसएससी, पीसीएस वगैरह में ऐसे सवाल आते हैं। पीसीएस वगैरह में जनरली थोड़ा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, उसमें मिलान करने के लिए आता है, ठीक है, कि पशुपालन के साक्ष्य इनमें से कहाँ मिले हैं। ऑप्शन है या तो फिर पशुपालन और मानव कंकाल और मानव खोपड़ी, इधर सारी चीजें, और आप मिलान कीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप तीसरा है सराय नाहर राय। यहां पे मानव कंकाल और दफनाने की जो परंपरा है, बुरियल सिस्टम, दफनाने की परंपरा, ये मध्य पाषाण काल के दौरान देखा जाता है, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के दौरान क्या देखा जाता है, एक दफनाने की जो परंपरा है, एक मानव कंकाल, और क्या है, और कुछ नहीं, और उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में देखा जाता है, बस, ठीक है। चलिए, हो गया। तीसरा आता है महदहा। महदहा कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है। ये गंगा घाटी के किनारे महदहा में कब्र और हड्डियों के औजार मिले हैं। अच्छा हाँ, इसमें जो दफनाने की जो परंपरा है, दफनाने की परंपरा में क्या, अभी आपको बताया कि अपने पालतू कुत्तों को साथ में दफन करते थे, या तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, कुछ इतिहासकार ऐसे भी प्रमाण दिए हैं कि एक कब्र में 3-3 लोग भी, यानी मुझे लगता है कि वो उनके सहयोगी होंगे, और ये परंपरा धीरे धीरे कहीं कहीं जगहों पे देखा गया, ठीक है। तो महदहा में क्या देखा गया, महदहा में कब्र और हड्डियों के औजार भी मिले हैं। क्या मिले हैं, हड्डियों के औजार। महदहा में इंपॉर्टेंट क्या है, हड्डियों के औजार। और पांचवा है दमदमा। दमदमा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के महदहा के पास है। यहां सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं। अब पूछ दिया कि सबसे अधिक मानव कंकाल कहां मिले हैं, बागोर, लंगनाथ, सराय नाहर राय या महदहा।
तो सही आंसर होगा मगधा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए छठा है आदमगढ़। अभी मेरा एक खास मित्र है, उन्होंने फीडबैक दिया कि आप पढ़ाते टाइम थोड़ा बहुत चुटकुला मारा कीजिए। हम बोले कि यार चुटकुला तो सब मार रहे हैं, अगर ऐसे भी समय कम होता है तो 2-4 मिनट अगर आप सीरियसली पढ़ लो, मतलब कॉमेडी की इतनी लत लगी है, ठीक है, अब कॉमेडी की अगर लत देखनी है, अगर सच में माइंड फ्रेश करना है, ठीक है, तो ऐसे ऑफिशियली नाम तो नहीं लेते, पर कुछ कुछ लोग हैं जिनको देख के बड़ा मजा आता है, उनका स्टेटमेंट, बेबाक स्टेटमेंट जो होता है वो देख के मजा आता है। एक मोकामा के एक नेता हैं अनंत सिंह, उनके जो बेबाक अंदाज है, पत्रकारों से जैसे बात करते हैं, वो मुझे देख के तो ऐसा लगता है कि माइंड रिफ्रेश हो जाता है, बड़ा बड़ा मजा आता है देखने में। तो हम कॉमेडी नहीं कर पाएंगे, अगर बेबाक अंदाज और ऐसे देखना है तो ऐसे लोगों को देखिए, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो छठा है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ? होशंगाबाद, नर्मदा घाटी के पास में। आदमगढ़ किस चीज के लिए फेमस है? आदमगढ़ रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। ठीक है, सातवां भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका है। यहां पे भीमबेटका, अरे भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका अक्सर सवाल पूछा जाता है इससे। एमपी के रायसेन जिले में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एमपी के मेरे कुछ मित्र हैं जो, अगर वो वीडियो देखेंगे तो भी एमपी पीसीएस आने वाला है, उसमें जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रायसेन भीमबेटका कहाँ है? विंध्याचल क्षेत्र में, रायसेन जिले में, रायसेन जिले में भीमबेटका गुफा। ये गुफा चित्र और सॉरी, ये है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आठवां है चोपनी मांडो। चोपनी मांडो कहाँ है? चोपनी मांडो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी क्षेत्र में है। चलिए, चौपन मांडी किस लिए है? इसमें मीजोलिथी और नियोलिथी ट्रांजिशन के प्रमाण है। मीजोलिथी और नियोलिथी मतलब कि मध्य पाषाण और नवपाषाण के जो संक्रमण काल होते हैं। जैसे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रागैतिहासिक काल अगर 3000 ईसा पूर्व में खत्म हुआ और 3000 से अगर आदि इतिहास शुरू हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ भाई आज 3000 खत्म हुआ और कल से आधे पाषाण शुरू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जोन होता है, एक संक्रमण का काल होता है। ठीक है, वो धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है और उस क्रमिक विकास को ही इतिहासकार एक संक्रमण काल बोलते हैं, और उसी को मान लेते हैं कि हाँ धीरे धीरे ये चीजें कहीं साक्ष्य मिले, तो आज से आधे पाषाण 3000 ईसा पूर्व से कुछ ऐसे जगह जहां पे 5000 ईसा पूर्व भी आदि इतिहास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आज खत्म हुआ 3000 तो प्रागैतिहासिक खत्म और 3000 से आदि ऐतिहासिक काल शुरू, ऐसा नहीं। पढ़ने के लिए और एग्जाम में पूछने के लिए ईस्वी सन याद रखना ठीक है, पर संक्रमण काल के दौरान जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ का है? चोपनी मांडो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप अच्छे से तैयारी करो। 9 का है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा क्या है भाई? तिलवाड़ा में राजस्थान लूनी नदी के किनारे, तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे मीजोलिथिक कल्चर के अवशेष हैं। मीजोलिथिक कल्चर के अवशेष यानी कि मध्य पाषाण काल के जो क्षेत्र हैं, उनके जो कल्चर हैं, वो हमें कहां देखने मिला? बताइए।
तिलवाड़ा में, राजस्थान में। ठीक है, 10वां नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कुर्तुलिया कुरनूल की जो गुफाएं हैं आंध्र कर्नाटका के बॉर्डर के पास में, उसमें साउथ इंडिया में शिकार और जीवन के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? शिकार और जीवन के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ, कब के? मध्य पाषाण काल के। पूछेगा कि साउथ इंडिया में मध्य पाषाण काल के इनमें से किन जगह पे मतलब कि शिकार और जीवन के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो क्या होगा? कुरनूल की गुफाएं। बहुत बढ़िया। इसमें किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो आप बेहिचक, बेइंदास, बिंदास और बेबाक तरीके से पूछ सकते हो। ठीक है, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खूब पढ़िए। चलिए, मेहरगढ़, चलिए अब है नवपाषाण काल से मध्य पाषाण। एक चीज को ध्यान रखिएगा कि मध्य पाषाण काल जो है वो मतलब कि पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के संक्रमण काल को जो है वो मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ चीजें जो आरंभिक अवस्था से लेके हाईटेक अवस्था में जब आई, तो ये जो ग्रोथ का जो फेज था, तो ये बीच का जो धीरे धीरे क्रमिक विकास हो रहा था, उसी को मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, अब है कि ये नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं किसके हैं? नवपाषाण काल के, ये नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल है। ठीक है, नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल है। पहला क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन कृषि स्थल मेहरगढ़ में है। सबसे प्राचीन इस कहाँ पे है? सबसे प्राचीन कृषि स्थल जो है वो मेहरगढ़ में है। ठीक है, यहाँ पे गेहूं, जौ और खेती के प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन में गाय, भेड़ और बकरी के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, आप जब बागोर राजस्थान के जो अभी जिक्र किए थे कि बागोर राजस्थान में, बागोर कहाँ पे गया? बागोर, हाँ बागोर। बागोर में भी जो यहाँ पे पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं, वो पशुपालन में यहाँ पे भेड़ और बकरी की तादाद ज्यादा थी गाय के अपेक्षा। ठीक है, कुछ क्षेत्र में जहाँ पे कृषि संभव था, कृषि ही प्रमुख आधार था, वहां पे गाय और बैल ज्यादा पाले गए। उसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? भेड़ बकरी के कंपैरिजन में गाय और बैल ज्यादा पाले गए ताकि पशुपालन में सहायक हो। ठीक है, तो मेहरगढ़ में कच्ची ईंटों के भी प्रमाण मिले हैं। ठीक है, पशुपालन है, पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी, ये इनकी तादाद ज्यादा थी। दूसरा है बुर्ज होम। क्या है? बुर्ज होम। बुर्ज होम मतलब कि गड्ढे में रहने के प्रमाण, गर्त आवास जो है, गड्ढा करके उसमें रहने का, ऊपर से ढक दिए, वो है गड्ढे में रहने का जो प्रमाण है वो बुर्ज होम में दिखता है। ठीक है, गड्ढे में रहने का प्रमाण, कुत्ते के साथ मानव दफन और शिकार प्लस कृषि दोनों, यहां तक आते आते नवपाषाण काल तक जो कृषि, एक चीज याद रखिएगा, कुत्ते को साथ में दफनाने की जो परंपरा है वो नवपाषाण काल में देखा गया है, मध्य पाषाण में नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
बुर्जहोम में शिकार कृषि दोनों। हाँ, क्या बोल रहे थे? कृषि। हाँ, इस काल में नवपाषाण काल के दौरान कृषि मतलब अपने विकास को अच्छा खासा वो विकसित हो चुकी थी। ठीक है, बहुत सारी फसलों का खेती किया जाता था, यहाँ तक कि कॉटन का भी खेती किया जाता था। ठीक है, चलिए तीसरा है गुफकरल। बुर्जहोम जैसा ही स्थल है, बुर्जहोम जैसा ही स्थल है, जो गड्ढे में रहने के साथ साथ कुत्ते के साथ मानव दफन होते थे। कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। मेहरगढ़ को जरूर याद रखिएगा, मेहरगढ़, बुर्जहोम, ये जरूर याद रखिएगा। चिरांद गंगा घाटी का प्रमुख स्थल। चिरांद क्या है? गंगा घाटी का प्रमुख स्थल। यहाँ पे हड्डी के औजार और कृषि के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। कोलडीहवा, इसको जरूर याद रखिएगा। कोलडीहवा भारत में चावल का सबसे प्राचीन प्रमाण, भारत का में चावल का सबसे प्राचीन प्रमाण कहां से मिला है? कोलडीवा में। ये कहां है? बेलन घाटी के पास। ठीक है, कोलडीवा। महगड़ा, महगड़ा कहाँ है? कोल्डिवा के पास है। इसमें भी कृषि और पशुपालन दोनों मिले हैं। दावोजली हांडिंग, दावोजली हांडिंग पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख स्थल, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के संपर्क का ये संकेत देता है। इसको भी याद रखिएगा। ये क्या देता है? चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के संपर्क का संकेत देता है। आठवां जो है वो है पेयमपल्ली। क्या है? पेयमपल्ली। पेयमपल्ली में क्या है? पेयमपल्ली में है कि दक्षिण भारत का प्रमुख नवपाषाण स्थल है। नवपाषाण दक्षिण भारत का, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खैर वैसे तो सब एटलीस्ट आपको 10 तो स्थल याद रखने चाहिए मध्यपाषाण के, निम्न पुरापाषाण, मध्य और उच्च पुरापाषाण या नवपाषाण काल के कम से कम 10 तो प्रमुख स्थल आपको याद रखने ही चाहिए। ठीक है, तो आठवां है पेयमपल्ली, दक्षिण भारत का प्रमुख नवपाषाण स्थल। यहां पर भी कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, 9th में जो है वो है मास्की। मास्की क्या है? दक्षिण भारत में न्यूलिथिक एविडेंस यहां पे मिले हैं। पेयमपल्ली और मास्की न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। 10वां है हल्लूर। हल्लूर नवपाषाण से ताम्रपाषाण के संक्रमण काल मिलते हैं। भाई नवपाषाण से ताम्रपाषाण के संक्रमण काल का साक्ष्य मिलता है। यहां पर भी कृषि और पशुपालन मुख्यतः ताम्रपाषाण के यानी कि हल्लूर में ऐसे कुछ साक्ष्य मिले होंगे जहां पे धातुओं का इस्तेमाल होना शुरू हो गया होगा। ठीक है, जब हम लोग हड़प्पा काल और ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि धातुओं का क्रमिक विकास कैसे हुआ। ठीक है, ठीक, धातुओं का क्रमिक विकास कैसे हुआ, उसका उपयोग कैसे हुआ और उनकी खोज कैसे हुई। ठीक है, ये सारी चीजें जैसे उस कालखंड में हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि तांबा और टीन मिलके पित्तल और टीन मिलके तांबा कैसे बना, ये सारी पद्धति वो उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब ये हो गया मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल हो गया। पीडीएफ देखने में, सुनने में, पीडीएफ सुनने में तो नहीं, पीडीएफ देखने में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत आया तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो हमारा ये मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का जो
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था वो खत्म हुआ। ठीक है, हम लोग जो है वो कल आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा काल, सिंधु सभ्यता वही हड़प्पा काल, और ताम्रपाषाण काल, और उस क्रम में जो जो विकास हुए, जिसकी मानव की जो जीवन शैली थी, वो तमाम ऐतिहासिक चीजें हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब ठीक है बोलने से तो चलेगा नहीं, तो पूरा मंत्र सुन लिए हो, अब बोलो स्वाहा। तो स्वाहा के लिए चलिए टेस्ट मारिए तो फटाफट। ठीक है, स्वाहा हमारा होता है टेस्ट। चलिए फटाफट दीजिए बिना टाइम गवाए। पहला सवाल है, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है? जब लेखन शुरू हुआ, जब मानव ने खेती शुरू की, जब लिखित साक्ष्य नहीं थे, जब धातुओं का उपयोग हुआ। बताइए, जब लेखन शुरू हुआ, जब मानव ने खेती शुरू की, जब लिखित साक्ष्य नहीं थे, जब धातुओं का उपयोग हुआ। इनमें से कौन से सही जवाब है? प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, और आदि ऐतिहासिक काल में, और आधुनिक मतलब ऐतिहासिक काल में, सॉरी ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में इसमें क्या था? इसमें ना लिपि थी, ना कोई मतलब ना इतिहास था, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसमें ना लिपि थी और ना ही कोई भी साहित्य था। ठीक है, इसमें ये दोनों चीजें थी, पर वो पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, डिकोड नहीं हुआ है। और इस कालखंड में, ऐतिहासिक काल में, सारी चीजें हैं और पढ़ी भी जा सकी है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में ना लिपि था, ना ही कोई साहित्य था, ना ही कोई विदेशी विवरण है। और आदि ऐतिहासिक काल में वो सारी चीजें हैं, लिपि भी है, और नहीं लिपि है लेकिन उसको डिकोड नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे करके कुत्ता छाप दिया, उसको क्या पढ़ोगे? इतिहासकार उसको भी नहीं पढ़ पाए, सोचो छोड़ो रहने दो। जब ऐतिहासिक काल, जब कालखंड जो है 1000 साल के आसपास का, तो उसमें फिर अच्छे तरीके से बतलाया गया। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जब लिखित साक्ष्य नहीं थे, प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं था। मानव इतिहास का सबसे लंबा काल कौन सा था? तो मानव इतिहास का सबसे लंबा काल कौन था? प्रागैतिहासिक काल। ये कितना था? 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक। तीसरा है, निम्न पुरापाषाण काल में प्रमुख औजार कौन से थे? निम्न पुरापाषाण काल में, निम्न पुरापाषाण काल में प्रमुख औजार कौन से थे? निम्न पुरापाषाण काल में माइक्रोलिथ, हैंडेक्स लोहे का औजार, या कांसे का औजार? तो धातु का खोज नहीं हुआ तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, माइक्रोलिथ और हैंडेक्स, तो हैंडेक्स। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? हैंडेक्स। भारत में निम्न पुरापाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? इतना तो बता ही सकते हो यार, भीमबेटका। ये हड़प्पा, मेहरगढ़ और कालीबंगा, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सोहन संस्कृति किस काल से संबंधित है? मध्य पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, या ताम्रपाषाण काल? ठीक है, तो सोहन संस्कृति किस काल से संबंधित है? सोहन संस्कृति किस काल से संबंधित है? सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, और ये कहाँ है? रावलपिंडी, पाकिस्तान में। ठीक है, तो बताइए कि ये सोहन नदी, सोहन जो संस्कृति है वो किस काल से है?
बताइए बताइए जल्दी बताइए। अरे भाई निम्न पूरा पाषाण काल से है। मध्य पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या थी? बड़े औजार, मध्य पूरा पाषाण काल, बड़े औजार, सूक्ष्म औजार, धातु का उपयोग या कृषि की शुरुआत। क्या था? पहले हथियार बड़ा हुआ, फिर इसमें छोटा हुआ, और फिर नवपाषाण काल में नुकीला होने लगा कि यहाँ से लिए और ले जाके इसे भोग दिए। ठीक है, तो ये क्या था? मध्यपाषाण सूक्ष्म औजार थे। ठीक है। सातवां, उच्च पूरा पाषाण काल में क्या प्रमुख विकास हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल में क्या प्रमुख विकास हुआ? कृषि, पशुपालन, कला और चित्रकारी या धातु का उपयोग। तो क्या हुआ उच्च पूरा पाषाण काल में? ये पूछ रहे पूरा पाषाण काल का 3 फेज होता, निम्न, मध्य और उच्च। ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो उच्च पूरा पाषाण काल में क्या विकास हुआ था? कृषि, पशुपालन, कला, चित्रकारी, धातु का उपयोग। बताइए। कला और चित्रकारी, कला की खोज की थी, ये बताए थे ना पिछले क्लास में, कला की खोज हो गई थी। ठीक है, चलिए भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? भीमबेटका की गुफाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? अभी तो बताएं। मध्य प्रदेश वालों बोलो जय। मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आग का सबसे प्राचीन प्रमाण भारत में कहाँ मिलता है? भीमबेटका, कुरनूल की गुफाएं, मेहरगढ़ या हड़प्पा? आग का सबसे प्राचीन प्रमाण भारत में कहाँ मिलता है? तो है कुरनूल की गुफाएं। कहाँ पे? आंध्रा एंड कर्नाटका के बॉर्डर पर है। ठीक है। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? शिकार, कृषि और अस्थायी जीवन, धातु का उपयोग या व्यापार? नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? शिकार, कृषि और अस्थायी जीवन, धातु का उपयोग या व्यापार? क्या था बताइए। नवपाषाण काल में बताए ना कि पहले जो है जीवन घुमंतु था, घुमा, फिर अस्थाई झोपड़ी मिला, अस्थाई झोपड़ी मिला, और फिर नवपाषाण काल में आके नंबर 1, 2, 3, नंबर 3 में आके इन लोग क्या किया? मतलब धीरे धीरे ग्रामों का उदय हुआ और लोग स्थिर होना शुरू हुए। स्थिर होना तो पहले शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे आके ग्रामों का विकास हुआ था, तो कृषि और अस्थाई जीवन शुरू हुआ। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है, मेहरगढ़ किस काल से संबंधित है ये बताइए। मेहरगढ़ किस काल से? मेहरगढ़ किस काल से है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण या लोह युग? मेहरगढ़ किस काल से है? मेहरगढ़ किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या नवपाषाण? तो सही आंसर होगा मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में मेहरगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी सवाल ऐसे पूछ दिए जाते हैं कभी कभी कि इतिहास के आप छात्र रहे हैं तो आप बताइए कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो 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 पहिए का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या नवपाषाण में? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आप जाइए, हम देख लेते हैं।
ठीक है। हाँ, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। इसका खोज है 1974 में जीन फ्रांसवा ने किया था। 1974 में जीन फ्रांसवा ने किया था। ठीक है। वैसे इसका पूरा नाम होता है जीन फ्रांसवा जारिज करके कुछ नाम है इसका, भूल रहे, जीन फ्रांसवा इसका नाम है। ठीक है, चलिए बहुत सही। अब जो है वो है मध्यपाषाण काल की विशेषता क्या थी? मध्यपाषाण काल के बड़े औजार, सूक्ष्म पत्थर और औजार, धातु का उपयोग या कृषि। तो मध्यपाषाण काल का जो सबसे बड़ा वो था, विशेषता क्या थी? वो सूक्ष्म, ये तो भी पढ़ लिए, सूक्ष्म पत्थर और औजार। मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? हंसोगे जरूर। मानव ने सबसे पहले बोल सर अभी तो आप शुरू में उसी के बारे में लेक्चर दिए हो और अभी पूछ रहे हो यार बताओ ऐसे कैसे। तो सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? कुत्ते को। ठीक है। नवपाषाण काल में कौन सी फसल उगाई जाती थी? गेहूं, चावल, जौ या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। आदमगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? 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 हाँ, आदमगढ़ धातु, गुफा चित्र, कृषि या व्यापार। तो आदमगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? आदमगढ़ कुछ गलती कर रहे क्या? नहीं। हाँ, आदमगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? आदमगढ़ और भीमबेटका, कुरनूल की गुफाएं, ये सब किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? गुफा केव पेंटिंग के लिए। पेंटिंग के लिए। ये कहाँ पे है आदम की गुफा? आदमगढ़ की गुफा कहाँ पे? ये पहले होशंगाबाद नाम था, अभी उसका नाम जो हो गया है वो नर्मदापुरम। ठीक है, उस जगह का नाम क्या हो गया है? नर्मदापुरम। पहले इसका नाम था होशंगाबाद। ठीक है, ये नर्मदापुरम के पास है। हो गया। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट, अब मानव ने कपड़ा बनाना कब शुरू किया? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण या ताम्रपाषाण? तो मानव ने कपड़ा बनाना कब शुरू किया? क्रमिक विकास के दौरान। ये आप गैस कर सकते हो कि यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, इसके बारे में अभी पढ़ाए नहीं है, ये क्वेश्चन दिए कैसे? तो यहाँ होगा। नवपाषाण काल में इन्होंने इसके कपड़ों का विकास शुरू कर दिया था, उनकी कपास की खेती वगैरह शुरू कर दी थी। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा स्थल मध्यपाषाण काल से संबंधित है? ये तो आप लोग बता ही दोगे यार। मध्यपाषाण काल से क्या है भाई? मध्यपाषाण काल में बागोर, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। यहां से क्या साक्ष्य मिला है? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? आंख बंद करके 3। भीमबेटका की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल, वीएस वाकनकर, अलेक्जेंडर कनिंघम या डीडी कोसाम्बी? डीडी कोसाम्बी और किरण मजूमदार एक बहुत ही अच्छे इतिहासकार हुए। उनकी विचारधारा भले ही जो हो, हर इतिहासकार अपने अपने हिसाब से अपनी विचारधारा पे वो, मतलब उनके लेखन में वो विचारधारा दिखी जाएगी। तो एक डीडी कोसाम्बी और किरण मजूमदार बहुत ही अच्छे इतिहासकार हुए। तो भीमबेटका की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल, वीएस वाकनकर, अलेक्जेंडर कनिंघम या डीडी कोसाम्बी? तो इसका सही आंसर है वीएस वाकनकर। कौन सी चीजें किसने खोज की, ये हम आपको
PDF प्रोवाइड करवा देंगे, उसको ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो क्लास होगा वो होगा आद्य इतिहास पे। आदि इतिहास पे 3000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड होगा, जिसमें सिंधु सभ्यता, ताम्रपाषाण काल वगैरह, वो कल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल पे। ठीक है, जिसमें वो सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुभाशीष और जय हिंद।